हेलो एवरीवन, गायत्रीज एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन सा है वो टॉपिक? तो वो टॉपिक है द गुप्ता एम्पायर और द गुप्ता इरा, मतलब गुप्त काल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं: एक छोटा सा परिचय, ऐतिहासिक स्रोत जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, उसके बाद इसके जो अलग अलग शासक आए, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इतने टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। गुप्त साम्राज्य जो था वो 319 से 550 ईस्वी तक, मोटा मोटी लगभग 200 सालों से भी अधिक समय तक ये लोग भारत में अस्तित्व में रहे। ठीक है, ये डेट्स जो है कहीं पे 319 की जगह 320 भी होता है, 550 की जगह 535 भी होता है। तो उसको लेकर आपको ज़्यादा नहीं चिंता करनी है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन मोटा मोटी आप एक रफ आइडिया रख सकते हैं कि 319 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, इतनी ज़्यादा ये साम्राज्य अपने उत्कर्ष पे था, इतना ज़्यादा समृद्ध था कि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो 240 से 280 ईस्वी तक इसमें इन्होंने शासन किया। तो उस समय ये साम्राज्य उतना ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं था, एक छोटा सा ही राज्य इन्होंने स्थापित किया था। तो वहाँ पे इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आए उनके पुत्र घटोत्कच, वो 280 से 319 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद घटोत्कच का जो पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और प्रथम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज का अर्थ ये है कि इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और इनके अंडर में कुछ और राजा थे, जिसकी वजह से इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है राजाओं का भी राजा। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य के स्रोतों की ओर। तो इसमें जो पहला स्रोत है वो है पुराण। तो पुराणों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, मुख्यतः वायु पुराण से। वायु पुराण में गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो दूसरा स्रोत है वो है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है, ये एक ड्रामा है जिसमें विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के अपने सिंहासन ग्रहण करने की स्टोरी बताई है और उसके बाद उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति और उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है। उसके बाद जो अगला है वो है कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे उनके समकालीन थे, उनके कोर्ट में ये रहते थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। तो उनकी रचनाओं में भी हमें उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है फाहियान का विवरण। फाहियान जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। उस समय यहाँ पे ये लगभग 9 साल रहे। 9 साल रहकर इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अध्ययन की, यहाँ पे यात्राएं की, बहुत कुछ यहाँ पे देखा। तो वो जितना भी चीज़ इन्होंने यहाँ देखा उस सबको अपने विवरणों में इन्होंने लिखा है। तो इससे भी हमें गुप्त काल के लिए बहुत बड़ा स्रोत मिल जाता है, बहुत गुप्त काल की बहुत बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद है महरौली का लौह स्तंभ। तो महरौली जो है ये दिल्ली में एक गांव है जहाँ पे कुतुब मीनार भी है और ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो इस लौह स्तंभ में भी बहुत कुछ गुप्त शासकों के बारे में लिखा हुआ है, स्पेशली चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है ये अशोक का स्तंभ था जिस पर गुप्तकालीन लेख किए हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति इसे लिखा था हरिसेन ने और ये समुद्रगुप्त का कोट पोएट था और इसने उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। इसके अलावा इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। इन्होंने काफ़ी व्यापक मात्रा में सिक्के जारी किए थे और वो भी गोल्ड कॉइन्स, इनके बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे। इनके जो सोने के सिक्के वो काफ़ी अधिक मात्रा में थे और उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राजा के चित्र बने हुए हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें बहुत सारी बातें यहाँ सिक्कों से भी इनके इतिहास के बारे में पता चल जाती हैं। अब आते हैं इस वंश के शासकों की ओर। तो इस वंश में जो सबसे प्रथम महान शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इनका इरा है 319 से 334 ईस्वी तक, रफली 15 साल।
चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो गुप्त वंश अपनी प्रॉस्पेरिटी में आया वो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में ही आया। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जब उसने सत्ता संभाली थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जब अपनी सत्ता संभाली, अपनी राजगद्दी संभाली, तो उस अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसके पहले भी मैंने 2 संवत पढ़ा दी हैं, एक थी विक्रम संवत और एक थी शक संवत। विक्रम संवत 58 BC 58 ईसा पूर्व में, जो कि उज्जैन के एक शासक विक्रम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद, तो उसने ये संवत उसी समय चालू किया था। ठीक है, उसके बाद आया शक संवत। शक संवत जो है कनिष्क ने जारी किया था। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था अपने सिंहासन रोहड़ के टाइम पर, मतलब जब वो शासक बना तो उसने शक संवत शुरू किया। तो जो विक्रम संवत था वो धार्मिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जो शक संवत है उसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो है नेशनल कैलेंडर बनाया हुआ है, राज्य का जो है सरकारी कैलेंडर बनाया हुआ गवर्नमेंट कैलेंडर है, इस वजह से शक संवत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये गुप्त संवत है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्त काल के बाद लगभग 600 से 700 सालों तक जो है काफ़ी विद्वान, राइटर, लेखक, कवि जो भी बाद में हो, उन्होंने इस गुप्त संवत को फॉलो किया। यही डेट्स उसमें लिखी हुई हैं उनके लेखों में, इस वजह से भी ये गुप्त संवत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे कि उसे शक्ति, संसाधन और यश प्राप्त हुआ था। तो मैंने बताया था कि जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजा 2 तरीके अपनाते थे, या तो आक्रमण करते थे या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने विवाह किया लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, जो कि वज्जी की राजकुमारी थी, तो उनसे विवाह कर लिया। तो इससे क्या हुआ, वो क्षेत्र इनके प्रभाव में आ गया। उसके बाद मगध, प्रयाग और साकेत समेत पूरी गंगा घाटी पर चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार पूरी गंगा वैली जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के हाथ में आ गई थी। इस चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, अपने और कुमार देवी के साथ ज्वाइंट सिक्के जारी किए थे। ठीक है, जिसमें दोनों की छवि बनी हुई थी। तो ये सिक्का आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का है, जिसमें ये चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों के ही चित्र बने हुए हैं। उसके बाद ये एक और सिक्का है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का ही है। उसके बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था, मतलब गुप्त साम्राज्य को सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जिसने दिया था, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया था, वो था समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और ये कहा है V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ये उल्टा लगता है, क्योंकि समुद्रगुप्त तो पहले आया, नेपोलियन तो बाद में आया। तो यहाँ पे नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा इतिहास जो है वो यूरोपियों ने लिखा है, इस वजह से ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको। इसलिए उन्होंने अपने देश के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ के इतिहास को लिख दिया। तो समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन हो गए और कालिदास भारत के शेक्सपियर हो गए। व्यापक सैन्य आक्रमण किए और युद्ध जीते थे। तो समुद्रगुप्त ने बहुत भारी मात्रा में सैनिक आक्रमण किए और युद्ध जीते, और ऐसा कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई युद्ध होगा जो समुद्रगुप्त हारा होगा। उसने लगभग सभी युद्ध जीते थे। गंगा घाटी और मध्य भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया, लेकिन जब इसने दक्षिण में आक्रमण किया तो दक्षिण के राज्यों को गुप्त साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनका राज्य वापस लौटा दिया, लेकिन एक शर्त पे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करवा दिया, मतलब उनको अपने अधीन कर लिया और उनको कुछ शर्तें मनवाई, और इसके बाद फिर वो साम्राज्य उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। मतलब राजा वही रहेगा, शासन वही करेगा, बस सालाना इनको कुछ रकम भिजवा दी जाएगी, कुछ दास भिजवा दिए जाएंगे, कुछ हेल्प कर दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों में ये सारे के सारे शर्तें मनवाकर और उसके बाद फिर वो राज्य उनको लौटा दिए गए। तो इसका एक फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि बड़े से साम्राज्य को संभालने का एक केंद्र के ऊपर दायित्व तो नहीं रहेगा। क्या होगा कि वो साम्राज्य पर इनका प्रभाव भी रहेगा और वो साम्राज्य की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर नहीं रहेगी। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि पहले जो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए, मौर्य साम्राज्य है, उसके अलावा जो मुगल साम्राज्य था, तो इनके एंड होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य एक सेंटर से नहीं संभाल पाए थे। दक्षिण अभियान में सेनापति था वीरसेन, मतलब दक्षिण के क्षेत्र जो भी जीते थे समुद्रगुप्त ने, तो उसमें समुद्रगुप्त का जो सेनापति था वो था वीरसेन। पूर्व में इस प्रकार जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में असम या कामरूप से लेकर पश्चिम में पूर्वी अफगानिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में तमिलनाडु तक स्थापित हो चुका था। तो इस तरह से देखिए, एक भारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आ चुका था। इसके अलावा जामा, सुमात्रा और मलाया में भी समुद्रगुप्त का प्रभाव का उल्लेख मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास जल सेना भी थी, मतलब नेवी भी थी उनके पास, जिसकी वजह से वो उन क्षेत्रों तक पहुंच पाए। आइए ये मैप देख लेते हैं। इस मैप में देखिए, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये है चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य, ये पूरी गंगा वैली। उसके बाद ये जो ब्राउन है ये पूरा समुद्रगुप्त का साम्राज्य है, और जो ग्रीन ये वाला है ये ऐड किया था
इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये है इलाहाबाद प्रशस्ति। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ये सम्राट अशोक का स्तंभ ही है जिस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में एक लायन कैपिटल बना हुआ है, इन्वर्टेड लोटस भी है, ये लंबा सा शाफ्ट है, नीचे पेडेस्टल बना हुआ है। तो ये सारे जो है अशोक स्तंभ के मतलब विशेषताएं हैं। तो ये अशोक स्तंभ की विशेषताएं इस स्तंभ में पाई गई हैं। उसका इसमें अशोक की लिपि भी है, अशोक के बारे में लिखा भी हुआ है। तो उसी पे समुद्रगुप्त ने लिखवाया था इसके कवि हरिसेन के द्वारा। हरिसेन ने इसमें लिखा, और ये जो लिखा था ये संस्कृत या नागरी लिपि में लिखा हुआ था। अशोक ने लिखवाया था वो था प्राकृत, और जो समुद्रगुप्त ने लिखवाया वो थी संस्कृत या संस्कृत की नागरी लिपि में। बाद में जहांगीर ने भी इस स्तंभ पर कुछ ऐड करवाया था, मतलब अपने बारे में लिखवाया था। इनके सिक्कों से पता चलता है, समुद्रगुप्त के सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था, कविता प्रेमी था। ठीक है, तो संगीत प्रेमी कैसे पता चलता है, ये देखिए सिक्कों पे ये वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। उसके अलावा इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी, जो कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। शायद इनको पोइट्री से बहुत प्रेम था, ये पोइट्री अच्छी लिखते थे जिस वजह से इनको कविराज कहा जाता था। एकमात्र गुप्त शासक जिसने सर्वराज अच्छेता की उपाधि धारण की, मतलब सभी राजाओं को हराने वाला। तो एकमात्र गुप्त शासक था जिसने ये वाली उपाधि धारण की थी, सर्वराज अच्छेता। कई कवियों को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के दरबार में कई कवियों को संरक्षण प्राप्त था। एक तो कवि खुद उनके राजकवि थे, हरिसेन। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ये बात हमें कैसे पता चलती है, तो एक बौद्ध विद्वान है वसुबंधु, जो कि समुद्रगुप्त के संरक्षण में था। इसके अलावा चीनी स्रोतों से हमें पता चलता है कि जो सिन्हल नरेश मतलब श्रीलंका के जो महाराज थे मेघवर्मन, उन्होंने समुद्रगुप्त के पास अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, अपने दूतों को भेजा था, और बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की आज्ञा मांगी थी, और उन्हें आज्ञा मिली भी थी, और ये मंदिर बनाया भी गया था। अब आते हैं इस वंश के तीसरे इंपॉर्टेंट शासक की ओर, जो कि समुद्रगुप्त के बाद आया। इसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य को इस समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे गुप्त साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच चुका था, मतलब अपनी पूरी प्रॉस्पेरिटी पे था, क्योंकि जो समुद्रगुप्त है उसने बहुत बड़ा साम्राज्य जीतकर चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में सौंप दिया था पूरी तरह से। इसलिए उस समय जो है साम्राज्य था बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच चुका था। एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, मैंने उसमें ही बताया था, सोर्सेस बताते वक्त ही बताया था कि देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त की पुस्तक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें बताती है। तो उसके अनुसार बोला गया है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए शासक बना था। मतलब रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था, तो वो शासक बना, लेकिन क्या हुआ, जल्द ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे हटा दिया वहाँ से, क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था और डरपोक था। ठीक है, तो इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे हटा दिया, उसकी हत्या कर दी और उसकी जगह पर खुद शासक बन गया। और रामगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अपने छोटे से काल में ही रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो ये भी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है। इसने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पहला तो विवाह से और दूसरा आक्रमण से। ठीक है, आक्रमण भी किए और विवाह भी किए। तो अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह उसने किया था वकाटक सम्राट रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ठीक है, वकाटक साम्राज्य में रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। उसके अलावा जो नागा डायनेस्टी है, नागा डायनेस्टी की भी राजकुमारी से स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पश्चिम में मालवा और गुजरात से शकों को उखाड़ फेंका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी उपलब्धि ये थी कि जो शक साम्राज्य अभी वेस्ट में बसा हुआ था, जो वेस्टर्न क्षत्रप थे, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात से उखाड़ फेंका, मतलब पूरी तरह से वहाँ वो एरिया कैप्चर कर लिया, पूरी तरह से उनको वहाँ से हराकर खदेड़ दिया, जिससे गुप्त साम्राज्य की पहुंच अरब सागर तक हो गई। तो देखिए, पहले से इनके हाथ में था, बंगाल वगैरह, तामलिप्ति, ये सब बंदरगाह जो है ये इनके कंट्रोल में पहले से ही थे, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या हुआ, अब ये अरब सागर भी इनके कंट्रोल में आ गया, तो अरब सागर का भी इनको एक्सेस मिल गया, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत उन्नति हुई और ये साम्राज्य और ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ। विक्रमादित्य और शकरी की उपाधि धारण की थी
चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये उपाधि शक्री की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि शकों को हराया था। शकों को हराने के बाद ही शक्री की उपाधि धारण की थी, और इतने सारे युद्ध जीतने की वजह से इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता है, ठीक है, जो बहुत ही वीर है, बहादुर है। उज्जैन जो है द्वितीय राजधानी बनाया। तो चूंकि वेस्ट तक इनका साम्राज्य फैल चुका था, तो एक सेंटर से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, तो क्या हुआ, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बना दिया। पहली राजधानी थी प्रयाग या इलाहाबाद, जो कि शुरू से ही थी, और दूसरी राजधानी बन गई उज्जैन। और ये पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। इसके पहले किसी भी गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी नहीं किए थे। रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां बताता है। तो ये है महरौली का लौह स्तंभ, जो कि कुतुब मीनार के पास में रखा हुआ है। ये स्तंभ ओरिजिनली कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये श्योर है कि ये स्तंभ जो है किसी शासक ने कहीं से उखड़वा के यहाँ ला के लगवाया था, मतलब कहीं से उठवा के स्तंभ लाया गया था और यहाँ पे इसको वापस रखा गया था, मतलब ये स्तंभ स्थानांतरित किया गया, ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है। ये स्तंभ जो है ये इतने अच्छे लोहे का बना हुआ है, इतने प्योर लोहे का बना हुआ है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये इतने सालों से, लगभग 1500 सालों से रखा हुआ है, इस पर अभी तक जंग नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि ये उस समय का विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है ये भी काफ़ी डेवलप्ड थी। अब आइए ये देख लेते हैं, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य। ये देखिए, ये पूरा जो है ये समुद्रगुप्त के टाइम पे इनके हाथ में नहीं था, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे शकों का शासन था। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस इलाके को भी जीत लिया, तो ये पूरा एक्सेस हो गया गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। साउथ पहले से ही जो है इनके सुजरेनिटी में था, इनके प्रभाव में था, लेकिन इनका जो और पूरा डायरेक्ट रूल था, इस पूरे इलाके में गुप्त साम्राज्य का डायरेक्ट रूल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो है कि उनके नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, 9 जेम्स थे, जो कि उनके दरबार में रहते थे, 9 विद्वान। उन 9 विद्वानों का एक समूह था जो कि उनके दरबार में रहता था, और ये 9 विद्वान उनके नवरत्न कहे जाते थे। उसमें जो सबसे मशहूर है वो है कालिदास। कालिदास की पुस्तक है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। ये सब इनकी कविताएं हैं। इन कविताओं में उन्होंने उस समय का जो है काफ़ी जिक्र किया हुआ है, तो इससे हमें काफ़ी इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इनके जो नाटक है ये इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जो कि अग्निमित्र के बारे में है, अग्निमित्र और मालविका के बारे में है। विक्रमोर्वशीय है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो इनके 3 नाटक हैं, इन तीनों नाटक से हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। क्योंकि फिल्में समाज का दर्पण अभी होती है, तो उस समय की जो पुस्तकें हैं वो उस समय के समाज का दर्पण थी। इसके अलावा जो अमर सिंह है, अमर सिंह ने अमरकोश नामक एक पुस्तक लिखी थी, और धन्वंतरी ने नवनीत काम जो है औषधि की एक पुस्तक लिखी थी। अमरकोश क्या है? अमरकोश एक डिक्शनरी है, ठीक है, जो कि लिखी थी अमर सिंह ने। उसके अलावा धन्वंतरी ने नवनीत काम नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि मेडिसिन से जुड़ी हुई है, औषधि से जुड़ी हुई है। उसके अलावा वराहमिहिर जो है वो उनके 9 जेम्स में ये भी महत्वपूर्ण थे। ये एक स्कॉलर थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक और लघु जातक, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें थी। वरारुचि जो है ये इनकी पुस्तक थी वार्तिका, जो कि अष्टाध्यायी पर एक टीका है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी? अष्टाध्यायी थी पाणिनि की पुस्तक, जो कि संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण थी। तो उस संस्कृत के व्याकरण पर ही इन्होंने एक टीका लिखी है जिसका नाम था वार्तिका, और वार्तिका लिखी थी वरारुचि ने। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, घटकर्मा, छपरानक, वेला भट्ट और शंकु। तो इसका भी नाम आप देख सकते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के जो 5 हैं ये पाँचों इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, स्पेशली कालिदास और वराहमिहिर को। अब आते हैं फाहियान की ओर। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। ये एक चाइनीज ट्रैवल था, चीन से आया था। 9 वर्ष के लिए भारत में रुका, और 9 वर्ष में से 6 वर्ष उसने सिर्फ गुप्त साम्राज्य में बिताए थे। तो इससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की काफ़ी डिटेल इनको पता थी, काफ़ी डीप नॉलेज थी इनको, ठीक है। तो ये किस तरह से आए थे लैंड रूट से। पहले खोतान से काशगर, काशगर से गांधार, और फिर पंजाब, और फिर पंजाब से गुप्त साम्राज्य में आए। कौन कौन सी जगह विजिट किए थे? तो पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी और बोध गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी स्थान हैं, इसमें मैक्सिमम जो है ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सभी गौतम बुद्ध से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये स्थान जुड़े हुए हैं। तो इन सब जगहों की विजिट की इन्होंने। तो इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़े ही कुछ काम के लिए आए थे।
और उसके बाद लौटे कहाँ से, तो समुद्री मार्ग से वापस लौटे, और वापस लौटते समय श्रीलंका और जावा की यात्रा करते हुए गए थे। तो इस प्रकार पता चलता है, हमें क्या पता चलता है, ये बुद्ध धर्म से जुड़े हुए किसी काम के लिए आए थे। यहाँ पे देखिए उनका उद्देश्य क्या था, बुद्ध की भूमि की यात्रा करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना, तो ये उनका उद्देश्य था। तो ऐसे ये क्यों करना चाहते थे, ये इसलिए करना चाहते थे क्योंकि चाइना तक जब बौद्ध धर्म पहुंचा था तो वो काफ़ी उसका रूप बदल चुका था। ठीक है, तो उसका रूप बदल चुका था, तो इनकी इच्छा थी कि मैं बौद्ध धर्म का ओरिजिनल रूप जाके पता करके आऊँ कि ओरिजिनली बौद्ध धर्म कैसा था। इसलिए वो यहाँ पे भारत में आए, इतने साल रहे, इतने जगहों की यात्रा की, उसके बाद फिर ग्रंथों का संग्रह किया और फिर वापस लौटे। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत सीखी। तो आपको पता ही है कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म में संस्कृत को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति ही पूरी संस्कृत में हुई थी, और उसके बाद बौद्ध ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे जाने लगे। तो बहुत सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में थे बौद्ध के। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, पहले 3 वर्ष रह के संस्कृत सीखी, उसके बाद जो ग्रंथ थे उनको कॉपी किया, कॉपी करके उसके बाद यहाँ से वो लेकर गए सारी मैन्युस्क्रिप्ट को। गुप्त काल की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विवरण मिलता है फाहियान के लेखों में। तो फाहियान जो विवरण देते हैं उसमें हमें गुप्त काल की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। फाहियान बोलते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था वो काफ़ी समृद्ध था, और गुप्त साम्राज्य काफ़ी संपन्न था, कोई कमी नहीं थी यहाँ पे, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है इन सब विवरणों को देखकर ही। उत्तर पश्चिम में बौद्ध धर्म प्रभावकारी था, किंतु गंगा घाटी में बौद्ध धर्म प्रभावकारी नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म अभी भी उत्तर पश्चिम में, मतलब कि आपका सिंध, पंजाब और कश्मीर, इस इलाके में अभी भी बौद्ध धर्म फैला हुआ था, लेकिन जो गंगा घाटी थी, गंगा वैली में बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका था। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि यहाँ पे जो है वापस ब्राह्मण रिवाइवल हुआ था। शुंग वंश के बाद जो कण्व वंश आया या और सब जो आए, वो सब उन लोगों ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं। और उसके बाद जो अभी गुप्त सम्राट थे वो भी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। वो हालांकि वो बौद्धों के साथ कोई अत्याचार नहीं करते थे, बौद्ध धर्म का दमन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार भी नहीं किया था। और वो चूँकि हिंदू थे, इस वजह से यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का वापस उदय हुआ, ब्राह्मणिज्म वापस समाज में फैलने लगा। गंगा घाटी जो है ब्राह्मणों की भूमि थी, ये ह्वेनसांग के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। ह्वेनसांग ने ऐसा कहा है, ये फाहियान ने ऐसा कहा है कि ये गंगा घाटी जो है ये ब्राह्मणों की भूमि थी। ठीक है, तो ऐसा फाहियान ने ही कहा है। अब आते हैं इस वंश के और कुछ शासकों की ओर। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आया वो था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक रहा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके काल में नहीं हुआ। एक है कि इस समय शांति और समृद्धि बनी हुई थी, मतलब ज़्यादा आक्रमण और युद्ध नहीं हुए। अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अभी बिहार में है, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना और बौद्धों के लिए बहुत ही जरूरी स्थान बना। ठीक है, नालंदा विहार की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। तो ये एक बहुत ही बड़ा बौद्ध का सेंटर बना और आगे चल के सेंटर ऑफ लर्निंग बना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब दूर दूर से दूसरे देशों के छात्र आके यहाँ पे पढ़ते थे। तो इतने बड़े सेंटर ऑफ लर्निंग की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। इन्होंने उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य। और अंतिम समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। जब कुमारगुप्त का टर्म खत्म होने वाला था तो उसके अंतिम समय में ही हुणों का आक्रमण भारत में शुरू हो गया, जो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आक्रमण कर रहे थे। अब आते हैं अगले शासक की ओर, कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इस वंश का अंतिम महान शासक था। हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था इसने। ठीक है, मैंने बताया कि कुमारगुप्त के टाइम पे ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था, तो उनको भगाया था किसने, स्कंदगुप्त ने। हुणों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि हमें पता चलता है भीतरी स्तंभ लेख से। तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें ये बात पता चलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था और हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हुणों के लगातार आक्रमण होने लगे। ठीक है, हुणों ने बहुत अधिक आक्रमण किया, करीब 16-17 बार आक्रमण किया। तो ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और काफ़ी विध्वंस हुआ साम्राज्य में। तो क्या हुआ, इस तरह से साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और फिर कुमारगुप्त के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ठीक है, और ऐसे ही 550 ईस्वी आते आते साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये रहा गुप्त साम्राज्य का इतिहास। तो गुप्त साम्राज्य समाप्त क्यों हो गया, तो इसके कई कारण हम देख सकते हैं। पहला तो बाद के शासक जो हैं वो उतने पावरफुल नहीं थे जैसे कि पहले के शासक थे। उसके बाद फिर ये आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुका था, क्योंकि हुणों के आक्रमण बहुत अधिक मात्रा में हो रहे थे। उसके अलावा जो है गुप्त साम्राज्य के आसपास कुछ और इंपॉर्टेंट राजवंश उभर रहे थे, जो कि वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आ रहे थे। उसमें था मध्य भारत का यशोवर्मन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बन के सामने आ रहा था, और उसने पहले हुणों को हराया, गुप्त शासकों के साथ मिलकर हुणों को हराया। उसके बाद उसने गुप्त शासकों से भी युद्ध किया था। ठीक है,
तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया 550 ईस्वी तक। तो ये लेक्चर आज यहीं तक ख़त्म होता है। उसके पहले चलिए आज का क्विज देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हमारा दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी। इलाहाबाद प्रशस्ति की भाषा क्या है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था। कविराज की उपाधि किसने धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या उपाधि धारण की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। पिछले लेक्चर में मैंने जो क्विज में क्वेश्चंस पूछे थे, तो क्वेश्चंस थे, संगम क्या था। कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना किसने की थी। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ कौन सा है। शिल्पादिकरम के लेखक कौन है। मणिमेकलाई किस धर्म से संबंधित है। मुजरिश क्या था। एरीपत्ती क्या था। और उरैयूर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आइए अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो इसको इसके आंसर्स हैं, संगम जो था वो तमिल कवियों और विद्वानों का सम्मेलन हुआ करता था। कावेरीपट्टनम की स्थापना कारिकल ने की थी, जो कि कारिकल जो है इसने कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम की रचना की थी तोलकप्पियार ने, जो कि द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ जो बचा हुआ है वो है तोलकप्पियम, और ये तमिल ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तमिल साहित्य का। शिल्पादिक्रम के लेखक है इलांगो अदिगल। मणिमेकलाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब इसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख किया हुआ है। मुजरिश जो है वो चेर बंदरगाह था, मतलब चेर राज्य का बंदरगाह था मुजरिश। एरीपत्ती, एक जलाशय को एरीपत्ती कहा जाता था संगम काल में। और उरैयूर जो है ये कपास के व्यापार के लिए और कपास की उत्पत्ति के लिए, उत्पादन के लिए फेमस था। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक। बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।